हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोशिका से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है, कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह की इनकी संरचना है, क्या कार्य है इनका, इस सब के विषय में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसीलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए हम लोग अंतःप्रदब्बी जालिका के विषय में चर्चा करते हैं। अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज सर्वप्रथम K.R. पोर्टर ने की थी। K.R. पोर्टर वैज्ञानिक थे। K.R. पोर्टर 1945 में, सन 1945 ईस्वी में K.R. पोर्टर ने इसकी खोज की थी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम भी इन्होंने ही दिया था 1953 में। 1953 में इन्होंने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, K.R. पोर्टर ने ही दिया था। हमने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक विषय कोशिका के विषय में बताया था। उस समय हमने बताया था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये असंख्य थैलियों के समान फैली हुई संरचनाएं हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में केंद्रक से जुड़ी हुई असंख्य थैलियों के समान फैली हुई संरचनाएं हैं। ये झिल्लियों का जाल है, ये झिल्लियों का जाल है, और उस स्थान उन सेल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। किन सेल्स में? जिन सेल्स में जो सेल्स प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, उन सेल्स में इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये इनका काम क्या है? मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करना। और हम जानते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो किससे बने होते हैं? हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के उन सेल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं जो सेल्स हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। यदि आकार की बात की जाए तो आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी कैसी होती हैं? लंबी होती, शाखा विहीन है, लंबी है इस तरह से, और इन पर राइबोसोम लगे होते हैं इस तरह से इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। शाखा विहीन नलिकाएं, शाखा विहीन नलिकाएं हैं जिन पर राइबोसोम लगे होते हैं। दूसरी है वेसिकल्स। ये अंडाकार संरचनाएं हैं, कुछ इस तरह की। संरचनाएं हैं, कुछ अंडाकार,
कुछ गोलाकार संरचनाएं हैं, ये हैं सिस्टर्नी, ये हैं वेसिकल्स, और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो शाखादार हैं। उनमें क्या है, शाखा युक्त हैं। वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये इस तरह से शाखा युक्त नलिकाएं हैं। ये शाखा युक्त नलिकाएं हैं कुछ इस तरह से। और इन सब पर, इनकी दीवारों पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो ये आकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स और नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं। राइबोसोम की उपस्थिति और अभी हमने क्या बताया, इन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो भी आप लोगों ने ढंग से देखा हो तो उसमें हमने आपको बताया था राइबोसोम के प्रकार के विषय में बताए थे हमने। कितने प्रकार के, 70S और 80S प्रकार के। अब आप ये सोच करके बताइए कि ये राइबोसोम किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार का राइबोसोम हो सकता है, बताइए। ये 80S प्रकार का राइबोसोम, क्योंकि हम जानते हैं ये जो 70S प्रकार का राइबोसोम है किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये किस प्रकार की सेल का कोशिकांग है, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल का कोशिकांग है। तो यह कौन से राइबोसोम है, 80S प्रकार, 80S प्रकार के राइबोसोम है। राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका। रफ का मतलब होता है खुरदरी, खुरदरे प्रकार। स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल कैसी, सपाट, सपाट। अब 2 प्रकार के, कैसे, जरा सा जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम रफली। रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे ही जल्दी से। ये इन पर राइबोसोम लगे हैं, इनकी दीवारों पर। तो ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी, जिन पर राइबोसोम लगे हुए, जिन पर राइबोसोम चिपके हुए हैं। दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन पर राइबोसोम लगे हुए नहीं होते, यानी कि इनकी दीवारें कैसे होती हैं, एकदम सपाट होती हैं, इन पर राइबोसोम लगे हुए नहीं होते हैं। इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से इनकी दीवारों पर राइबोसोम नहीं होते हैं, अतः इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाई जाती हैं, लिवर सेल्स में।
लिवर सेल्स में, एड्रिनल में, लिवर में, एड्रिनल ग्रंथि में, इन सब में कौन से स्मूथ प्रकार की, इसके अतिरिक्त फैट सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स में स्मूथ प्रकार की रेटिकुलम पाई जाती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाई जाती है? पैंक्रियास में, पैंक्रियास की सेल में और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती हैं। जिन कोशिकाओं में ये रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती हैं उनमें प्रोटीन का संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, और जिनमें ये स्मूथ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती हैं उनमें पाचक, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स का, विभिन्न प्रकार के लिपिड्स का, स्टेरोल का इत्यादि का संचय होता है। उन कोशिकाओं में इस प्रकार की स्मूथ रेटिकुलम पाई जाती। दूसरा है, अब नेक्स्ट आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स को पहला है, मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती, मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। और दूसरा है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन में भी सहायक होती, आवागमन में भी सहायक होती हैं। कैसे सहायक होती हैं? न्यूक्लियस में जो पदार्थ बना, न्यूक्लियस में कोई पदार्थ बना, कहाँ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद फिर कहाँ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस में गया? फिर गोल्गी बॉडी में, गोल्गी काय में। इसका नाम क्या है? गोल्गी काय। इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गोल्गी काय में, गोल्गी काय से फिर प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, यानी इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा लेमा का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कहाँ निकल जाते हैं? आउटसाइड, बाहर निकल जाते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों के आवागमन के चैनल के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पदार्थ न्यूक्लियस से बनते हैं उनके चैनल के रूप में, आवागमन के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का संश्लेषण भी करता है, संश्लेषण। तीसरा कार्य है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के संश्लेषण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट चौथा कार्य है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्लाइकोजन का संग्रह भी करती हैं।
ग्लाइकोजन का संग्रह भी करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। बहुत छोटा टॉपिक है मित्रों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अब अगले दिन हम किसी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में, कोशिकाएं के विषय में चर्चा करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।